हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सविता क्लासेस 1992। आप सभी को जय श्री श्याम। तो हम करने जा रहे हैं जॉन गाल्सवर्दी की ट्रायलॉजी से जस्टिस हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे स्ट्राइव फॉर सिल्वर बॉक्स। तो चलिए पहले स्ट्राइव की बात कर लेते हैं। तो ये लिखा गया था 1909 में और इसका फुल टाइटल स्ट्राइव ही है। आई थिंक क्लियर विजिबल है। और इसके जॉनर की बात करें तो एक सोशल पॉलिटिकल ड्रामा है। बेसिकली जैसे हर एक प्ले आपको दिखाई देता है कि सोशल प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं, तो प्रॉब्लमेटिक है। सेटिंग की बात करें तो नॉर्थ इंग्लैंड, जो अर्ली 20th सेंचुरी में वहाँ का दृश्य था। और ये ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स एक कंपनी है, फैक्ट्री है, और उसके आसपास के ही संबंधित वहाँ से लोकेशंस हैं। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट इसको परफॉर्म किया गया था 1909 में ड्यूक ऑफ यॉर्क्स थिएटर लंदन में। पब्लिश भी 1909 में हुआ था। सोर्स क्या है, ये ओरिजिनल वर्क है जॉन गाल्सवर्दी का। बस ये थोड़ा इंस्पायर है रियल लाइफ इंडस्ट्रियल स्ट्राइक जो 1891 हुई थी मैनिंगम मेल में। ठीक है, तो ये दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है टेंशन्स को, कैपिटल और लेबर के बीच में टेंशन को दिखाता है। और जो इम्पार्शियल ह्यूमैनिज्म है इसको शो करता है, संघर्ष को दिखाता है। तो कैरेक्टर से परिचित हो जाते हैं। तो जॉन एंथनी ये चेयरमैन है कंपनी के, बहुत ही कठोर आदमी है और अथॉरिटी को मानने वाला है कि हाँ भाई मेरे पास अथॉरिटी है तो मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्राउड है, अपने आप में प्राउडी है। कैपिटल को ये प्रेजेंट करते हैं, प्राइड वर्सेस प्रोग्रेस, यहाँ पे आपको इनके अंदर थीम दिख जाती है। और इनकी जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, वो इनफ्लेक्सिबल है, उसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट डेविड रॉबर्ट्स है जो कि लीडर है स्ट्राइक के, और कमेटी से, यानी जो स्ट्राइक कमेटी है उसके ये नेता हैं। इसके बाद है एनीड अंडरवुड। ये जॉन एंथनी की बेटी है, चिंतित है कि भाई शांति और समझौता हो जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं साइमन फ्रैंक एंथनी। एंथनी का बेटा है, लिबरल है, आइडियलिस्टिक आदर्शवादी है और अपनी सोच में थोड़े बदलाव की अपेक्षा रखता है। साइमन हार्नेस की बात करें तो ये यूनियन के प्रतिनिधि हैं और प्रोग्रेसिव मीडिएटर है, बिचौलिया है। हेनरी टेंच कंपनी का सेक्रेटरी है, लॉयल है लेकिन बहुत रैशनल है, रूढ़िवादी है। एडगर एंथनी जॉन एंथनी का बेटा है जो बिजनेस में लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर अगर हो जाता ना। I don't know why it is shaking all. इसके बाद मिसेस रॉबर्ट्स है जो मरणासन पड़ी है, डेविड रॉबर्ट की वाइफ है, जो इस स्ट्राइक के दौरान वो एक्सपायर हो जाती है। एनी रॉबर्ट डेविड की
सिस्टर इन लॉ है, ये भी क्या करती है, मीडिएटिंग एंड पीस सीकिंग, मध्यस्थता कराती है और शांति चाहती है। फिर वर्किंग मैन है, बहुत सारे स्ट्राइकर्स हैं जो वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो की ग्रुपिंग्स यहाँ पर आपको दिखते हैं वो पावर और क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जॉन गाल्सवर्दी और इसके अगेंस्ट में डेविड रॉबर्ट्स, क्लैशेज होते हैं इंडस्ट्रियल अथॉरिटी और लेबर रिवॉल्ट में। साइमन हार्नेस और टेंच जो हैं वो मीडिएटर हैं, दोनों के बीच में समझौता करवाने वाले हैं। वुमन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एनी, डैनी और मिसेस रॉबर्ट्स ये दिखाते हैं घरेलू और भावनात्मक कोस्ट की मेल डोमिनेटिंग जो सोसाइटी है या जो ये संघर्ष है, यहाँ पे विमेन को क्या कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जनरेशन शिफ्ट, फ्रैंक और एडगर जो है अल्टरनेटिव यानी विकल्प दिखाते हैं, लेकिन लॉयल्टी और रिफॉर्म वो उसमें ये होता है कि भाई लॉयल्टी है लेकिन थोड़े बदलाव हमें भी चाहिए होंगे, करने चाहिए। हर चीज़ में बदलाव की ज़रूरत होती है और हमें उस चीज़ से डिनाई नहीं करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा ये एग्जैक्टली ठीक क्यों नहीं दिख रहा। तो मेजर थीम्स की बात करें तो कैपिटल वर्सेस लेबर, सेंट्रल जो कॉन्फ्लिक्ट है, केंद्र जो संघर्ष है वो यही है, इकोनॉमिक पावर वर्सेस वर्कर्स के में वित्तीय शक्ति के साथ साथ वर्कर्स के अधिकारों को भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और एग्जाम्पल कौन है, रॉबर्ट वर्सेस एंथनी, ठीक है। वित्तीय पावर किसके पास है, एंथनी के पास, और अधिकारों के लिए कौन खड़ा है, रॉबर्ट। प्राइड एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी, दोनों ही लीडर्स जो हैं वो इच्छुक नहीं है, अनविलिंग है कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, और इससे कलेक्टिव सफरिंग होती है, यानी बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। एंथनी का जो बोर्ड रूम है उसके डिसीजन, और इसके अलावा रॉबर्ट्स के जो मिलिटेंट स्टैंस हैं, यानी इन दोनों में से कोई भी थोड़ा भी झुकना नहीं चाहता। सफरिंग ऑफ इनोसेंट आपको दिखाई देती, फैमिलीज और सिक बेयर जो बर्नट आइडियोलॉजिकल वार है, जो गलत फहमी का शिकार है ना, और जिनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, जैसे मिसेस रॉबर्ट है। यहाँ पे ह्यूमन कॉस्ट दिखाई गई है। इसके बाद है जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जो यंग आइडलिस्ट हैं वो चैलेंज करते हैं, जो युवा आदर्शवादी हैं वो अथॉरिटेरियन जो पुराने व्यूज़ हैं उनको वो चुनौती देते। फ्रैंक और एडगर वर्सेस देयर फादर जॉन एंथनी। कॉम्प्रोमाइज़ वर्सेस एक्सट्रीमिज़म, एक तो बदलाव समझौता, और एक्सट्रीमिज़म मतलब हर चीज़ की पराकाष्ठा। तो हार्नेस और एनी ट्राई करते मीडिएट करने का, लेकिन उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, हार्नेस एक सुझाव लेकर आता है और एनिड भावनात्मक प्रार्थना करता है। जेंडर क्लास में विमेन एंड लोअर क्लास, और एनिड, मिसेस रॉबर्ट्स और एनी, ठीक है। दे आर साइडलाइन, उन्हें एक साइड कर दिया जाता है। येट डीपली अफेक्टेड, लेकिन बहुत अंदर तक ये इस चीज़ से प्रभावित है, ठीक है। ड्रामेटिक स्ट्रक्चर और लैंग्वेज की बात करें तो बेसिकली ये 3 एक्ट प्ले है, ठीक है। स्ट्रक्चर में 3 एक्ट है। एक्ट 1 में टेंशन इंट्रोड्यूस होती है, बोर्ड की मीटिंग आती है और वर्कर्स के अनरेस्ट होता है कि वो परेशान है और वो हड़ताल कर रहे हैं।
एक्ट 2 में स्ट्राइक कमेटी जो है मीटिंग करती है और घरेलू संघर्ष दिखाए जाते हैं। थर्ड में फाइनल बोर्ड मीटिंग होती है और जो एक्सट्रीमिज्म है इसको तोड़ दिया जाता है, ख़त्म हो जाता है। लैंग्वेज प्लेन और रियलिस्टिक प्रोज है। पावरफुल मोनोलॉग्स डाले गए हैं रॉबर्ट और एंथनी की तरफ से। नेचुरलिस्टिक है, सिंबॉलिक साइलेंस और पॉजेज, थोड़े थोड़े संकेतात्मक चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। टोन जो है इंटेंस डायलॉग्स हैं जो कि ग्रीम रियलिज्म को शो करते हैं। अवॉइड मेलोड्रामा, मेलोड्रामा को अवॉइड किया जाता है। इम्पार्शियल ह्यूमन सफरिंग को पे वो जोर डालते हैं। सिंबोलिज्म की बात करें तो जो रोबोट फैक्ट्री गेट्स हैं ये बैरियर का काम करते हैं, बाधाओं का, जो कि लिटरल और फिगरेटिव होते हैं अलग अलग क्लासेस में, ठीक है। मिसेस रॉबर्ट जो बीमार है वो सफरिंग कोज है कि जब रिजिड आइडियोलॉजी होती है यानी जिसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं होती तो क्या होता है, ठीक है। और एम्पटी हर्थ यानी कि जो खाली घर है वो दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है इमोशनल और मोरल कोल्डनेस कि कितना ठंडापन है। और चेयरमैन की जो चेयर है वो अनयील्डिंग इंडस्ट्रियल कि जिस अथॉरिटी से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा वो उसको शो करती है। वेदर कोल्ड और ग्रे है, रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन कंडीशन जो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में बहुत डाउन है। हिस्टोरिकल और लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे एडवर्डियन जो इंग्लैंड का ग्रोइंग लेबर मूवमेंट था और यूनियनाइजेशन था उस चीज़ को यहाँ प्रेजेंट किया गया है। गाल्सवर्दी अवॉइड करते हैं डाइडैक्टिज्म को और ना तो कैपिटल की साइड लेते हैं ना ही लेबर की। एंटिसिपेट करते हैं मॉडर्न सोशल रियलिज्म को जो कि होना चाहिए लिटरेचर और ड्रामा में, वो इस चीज़ को शो करते हैं। काफ़ी पुराने प्लेज में से एक है ये जो कि इंग्लिश में था, जो पोर्ट्रे करता है, दिखाता है और लेबर इश्यूज़ को दिखाता है ये, ठीक है। इवन हैंडेडनेस, एक समान तौर पे हैंडल करने पे भी। क्रिटिक्स और पर्सपेक्टिव तो कुछ क्रिटिक्स ने कहा है, जैसे रेमंड विलियम्स ने प्रेज किया है, उन्होंने प्रेज किया स्ट्राइफ को मूविंग बियॉन्ड मेलोड्रामा, मेलोड्रामा से दूर ऑब्जेक्टिव रियलिज्म में ये है। जॉन बैचलर ने कहा है कि इन्होंने एम्फेसाइज किया गाल्सवर्दी की लिबरल इम्पार्शियलिटी को कि ना ये कैपिटल की तरफ है ना लेबर की तरफ, और मानवीय चिंता की तारीफ करी है। आर्नोल्ड केटल ने प्ले को मॉरल ट्रेजेडी ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी कहा है कि जब बदलाव नहीं होता है तो कैसे नैतिक पतन होता है। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ने हाईलाइट किया कि इस प्ले में कैसे विमेन जो है एक तरीके से वो करते हैं, क्या करते हैं, हर चीज़ को सहन करते हैं ना इमोशनली। तो सेटिंग एक्ट 1 की बात करते हैं। सेटिंग है कंपनी का बेडरूम, टाइटल है आयरन वॉल्स। और इवेंट्स क्या क्या होती हैं, बोर्ड जो है रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है वर्कर्स की डिमांड्स को मानने से। जॉन एंथनी इज़ अनबेंडिंग, जॉन एंथनी जो है वो नहीं झुक रहा है। टेंच और हार्नेस थोड़ा सा समझौते को सजेस्ट करते हैं। एनीड अपने फादर को प्ले करती है कि वो देखें कि कितनी परेशानियां हो रही हैं। थीम्स आपको दिखाई देती हैं, प्राइड, इंडस्ट्रियल कोल्डनेस, कंपैशन वर्सेस पॉलिसी। एक्ट 2 में होम्स एंड हार्डशिप्स, सबके घर, लेबर्स के अब स्ट्राइक नहीं हो चल रही है, काम नहीं हो रहा तो सैलरी भी नहीं हो रही है। वर्कर्स का क्या होता है, बाई डेली अर्निंग एंड डेली हैविंग, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ। तो सेटिंग है वर्कर्स के होम, बेसिकली रॉबर्ट का घर। मिसेज रॉबर्ट बीमार है, डेविड रिफ्यूज़ कर देता है कॉम्प्रोमाइज़ को।
हालांकि उसका परिवार बहुत परेशान है। फ्रैंक एंथनी एनीड के साथ आते हैं ताकि वो शांति की बात कर सकें। स्ट्राइक कमेटी जो डिबेट करती, वाद विवाद करती है, लेकिन डिफर करती है रॉबर्ट से। एक्ट 3 में कोलैप्स एंड रियलाइजेशन, बोर्ड रूम सेटिंग है। फिर से इवेंट है जो रॉबर्ट्स है वो अब भी कुछ समझौता नहीं कर रहा। एंटनी को फोर्स किया जाता है रिजाइन करने के लिए। बोर्ड वोट करता है सेटलमेंट के लिए। रॉबर्ट जो है आइसोलेट हो जाता है पूरी तरह अल्टीमेटली वो, और फ्रैंक देखता है ह्यूमन कोस्ट पे। थीम है फॉल ऑफ एक्सट्रीमिज्म, यानी कि जो ये अंत था, समझौता खत्म हो गया है। और नेसेसिटी ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, ये दिखाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी था। और कॉस्ट ऑफ आइडियोलॉजी, और जो सोच है, सोच का दृष्टिकोण यानी कॉस्ट ऑफ आइडियोलॉजी, जो उनकी अपनी आदर्शवादी जो सोच है या जो ठहराव वाला दृष्टिकोण, उसका क्या नुकसान है। तो क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट प्ले है तो यहाँ से आपको लाइनें भी देख लेनी चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस कंसीडर। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइनें आपके साथ शेयर हो रही हैं। देखिए जो भी ज़रूरी है वहाँ से तो आपको लाइन देख लेनी चाहिए, क्योंकि ट्रायलॉजी है उनकी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सोशल और इफेक्टिव प्रॉब्लमेटिक प्ले हैं ये तीनों ही, तो थोड़ा सा इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पहली है कि देयर इज़ नो मिडिल कोर्स इन अ फाइट लाइक दिस। एंथनी इस चीज़ को कहता है कि इस तरह की लड़ाई में कोई भी बीच का रास्ता नहीं होता, या तो डटे रहो या हार मान लो। तो एंथनी इस चीज़ को कहता है। एंथनी पूरी तरह अथॉरिटेरियन है और कॉम्प्रोमाइज़ के वो अगेंस्ट है। कहता है कि मैं किसी भी हाल में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। इसके बाद है कंसिलिएशन इज़ द वेरी मिडवाइफ ऑफ डिफीट। तो इसको भी एंथनी कहता है कि जो कंसिलेशन है, यानी कि किसी भी तरह का समझौता, जो मीडिएशन है या कॉम्प्रोमाइज़ है, उसको मान लेना जो है वो पराजय है। मिडवाइफ ऑफ डिफीट यानी हार का ही दूसरा रूप है। द एंड जस्टिफाइज द स्ट्रगल। साइमन हार्नेस कहता है कि जो अंत होता है वो संघर्ष को दिखा देता है, जस्टिफाई कर देता है, न्याय संगत बना देता है कि हाँ भाई एंड अच्छा है तो कोई बात नहीं, संघर्ष कैसा भी रहा हो, अगर आपका एंड बढ़िया है तो आपका जो संघर्ष है वो वर्थ हो जाता है उस टाइम पे कि हाँ चलो ठीक है। तो नेक्स्ट है वी आर नॉट मशीन्स, वी हैव गॉट फ्लैश एंड ब्लड। तो ये चीज़ रॉबर्ट हार्नेस कहता है कि हम मशीन नहीं हैं, हमारे अंदर भी मांस और खून है। यू कैन नॉट मेक टर्म्स विद इनजस्टिस, आप अन्यायिक कोई भी नियम नहीं बना सकते। तो ये रॉबर्ट कह सकता है। द बेलीज आर नॉट योर बेलीज, उनके पेट जो है वो तुम्हारे पेट नहीं है। जैसे भाई चाहे कुछ भी हो रहा है, तुम्हें हर चीज़ परफेक्ट मिल रही है लेकिन उनको नहीं। तो ये एनीड अंडरवुड कहती है। स्ट्राइफ इज़ द प्राइस ऑफ प्रोग्रेस। क्या कहता है कि जो उन्नति की कीमत है ना वही स्ट्राइफ है, यानी संघर्ष है। ये साइमन हार्नेस कहते हैं। स्ट्राइक इज़ नो लॉन्गर इन योर हैंड्स, अब तुम्हारे हाथ में स्ट्राइक नहीं रही। हार्नेस कहता है दे स्लोली डाई, वो धीरे धीरे मर जाते हैं। आउट देयर इन द कोल्ड, बाहर ठंड में। एनीड कहती है देयर इज़ नॉट ए वॉर
इट्स अ सुसाइड, ये कोई युद्ध नहीं है, ये आत्महत्या है। टेंच कह रहा है व्हेन प्राइड स्पीक्स रीजन इज साइलेंट, जब घमंड बोलता है तो कारण जो है वो साइलेंट हो जाता है। मैन लाइक रोबर्ट्स आर डेंजरस, रॉबर्ट के जैसे आदमी खतरनाक है, एंथनी कहता है। राइट इज नॉट ऑलवेज राइट, जो सही होता है हमेशा बुद्धिमान नहीं होता। दे सफ़र बट दे विल नॉट यील्ड, वो परेशान होंगे पर वो काम नहीं करेंगे। एनीड वी स्टैंड और फॉल बाय डिसिप्लिन, हम अनुशासन से खड़े हैं या गिर जाएंगे। आई इफ वी गिव, एंथनी कहता है कि अगर हम दे देते हैं अगर हम अभी रास्ता दे देते हैं, वी शैल नेवर होल्ड अप आवर हेड्स अगेन, हम कभी अपना सिर नहीं उठा पाएंगे। यानी कि अगर हम इनकी बात मान लेते हैं तो हमेशा हमें झुकना पड़ेगा। टू फील इज टू एक्ट, रॉबर्ट कहता है समझना ही कार्य करना है। नेक्स्ट एंथनी कहता है दिस इज ए क्वेश्चन नॉट ऑफ मैन बट ऑफ प्रिंसिपल, किसी व्यक्ति का नहीं, ये सिद्धांत का प्रश्न है ना। तो एनीड कहते हैं आई सी ओनली हंगर इन देम, मुझे उनकी आंखों में केवल भूख दिखाई देती है। फिर रॉबर्ट्स कहता है इट इज़ ईजी टू सफ़र फॉर अदर्स व्हेन यू सिट बाय द फायर, अगर आप आग के पास बैठे हो तो औरों के लिए सफ़र करना आसान होता है, बात करना आसान होता है। ये रॉबर्ट। तो भाई ये इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी जो मुझे लगा कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ट्रायलॉजी में हमने स्ट्राइफ को कंसीडर किया। अब हम बात कर रहे हैं द सिल्वर बॉक्स। तो ये लिखा गया था 1906 में, फुल टाइटल द सिल्वर बॉक्स ही है। दूसरे प्लेस की तरह ये भी सोशल प्रॉब्लम प्ले है, कोर्ट रूम ड्रामा यहाँ पे शो किया गया है। और ये जोनर हो गया। तो सेटिंग इसकी लंदन में अर्ली 20th सेंचुरी, मिडिल क्लास ड्राइंग रूम और पुलिस कोर्ट यहाँ पे सीन दिखाए गए। सबसे पहले 1906 रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में इसे परफॉर्म किया गया था, पब्लिश 1906 में ही हुआ था। ओरिजिनल प्ले है जॉन गाल्सवर्दी का, और ये थोड़ा सा प्रेरित है, इंस्पायर्ड है क्लास प्रेजुडिस, लीगल हिपोक्रेसी और गाल्सवर्दी जो निरीक्षण करते हैं एडवर्डियन सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स को। अमीर के लिए अलग न्याय और गरीब के लिए अलग, तो ये उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैरेक्टर हैं जैसे मिस्टर जॉन बार्थविक, ये लिबरल एमपी हैं, रेस्पेक्टेड हैं, आदरणीय, येट ब्लाइंड टू हिज क्लास बायस, लेकिन उनके क्लास में जो भेदभाव होता है उसके लिए वो उन्होंने आंखें बंद कर रखे। मिसेस बार्थविक उनकी वाइफ है, रूढ़िवादी हैं और उन्हें बहुत इस चीज़ की चिंता है कि उनकी अपीयरेंस कैसी है, रेपुटेशन ठीक है या नहीं। मतलब वो बाहरी दिखावे पे, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पे बहुत बिलीव करती हैं। नेक्स्ट है जैक बार्थविक, उनका बेटा है, लापरवाह है, चोरी में इन्वॉल्व है लेकिन पनिशमेंट से बच जाता है। जोन्स आउट ऑफ वर्क आदमी है, फादर है, सिल्वर बॉक्स और एक पर्स चुरा लेता है। मिसिस जॉन जो है वो 4 वुमन है बार्थविक की, हार्ड वर्किंग में, लेकिन गरीबी में फंसी हुई है। स्नो पुलिसमैन है जो जॉन को अरेस्ट करता है। मार्लो बार्थविक की बटलर है और लॉयल है, ऑर्डरली, आज्ञा पालन करने वाला है।
रोपर सॉलिसिटर है जो जॉन को मतलब उसका बचाव करता है, वकील है। मजिस्ट्रेट्स कोर्ट केस में प्रिसाइड करते हैं। तो की ग्रुपिंग में जस्टिस और इनजस्टिस, जोन्स और जैन बारविक, एक को पनिश किया जाता है जॉन को और दूसरे को छोड़ दिया जाता है सेम क्राइम, क्योंकि चोरी तो जैक बार्थविक ने भी करी थी। तो क्लास बेस्ड यानी समाज में जो क्लास है, जाति है, सिस्टम है, उसके कोर्ट में उसी पे आधारित फैसले होते हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो कंट्रास्ट है पेरेंटल रिएक्शन जैक के एरर में, सोसाइटी के रिएक्शन में। भाई सोसाइटी जॉन को कैसे रिएक्ट करती है, उसने चोरी करी है तो, और जैक ने किया है तो, यानी जॉन ने तो गुनाह कर दिया और जैक ने किया है तो उससे गलती हुई है। क्लास लेंस क्या कहते हैं, मिसेस जोन्स का ह्यूमिलिएशन होता है बहुत ज़्यादा, यानी उन्हें बहुत तड़पाया जाता है। और मिस्टर बार्थविक जो है मॉरली दिखाते हैं एक्चुअल जस्टिस से। नैतिक क्या करते हैं, नैतिकता क्या कहती है और वो रियल में क्या करते हैं। तो थीम क्लास और लीगल हिपोक्रेसी, यानी कि वर्किंग क्लास जो है पनिश किए जाते बहुत बुरी तरह, और जो अपर क्लास है वो आसानी से जिम्मेदारी से बच जाते हैं। जैसे जॉन को जेल में डाल दिया जाता है, जैक छूट जाता है। मोरालिटी वर्सेस रिस्पेक्टेबिलिटी, नैतिकता आदरणीयता के अगेंस्ट। तो जो बाहरी रेपुटेशन है वो ज़्यादा वैल्यू करती है रियल एथिक्स के बजाय, है ना। जो मिस्टर बार्थविक है वो जैक को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि षड्यंत्र को अवॉइड कर सके। सोशल इनजस्टिस सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है लोगों को बराबर ट्रीट करने में। क्लास बेस पे जॉन का ट्रायल होता है और मिस जॉन के साथ मिसट्रीटमेंट, गलत व्यवहार किया जाता है। डिसेपरेशन एंड पॉवर्टी, क्राइम जो है वो एक परिणाम है डेस्टिट्यूशन का और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अवसर नहीं मिलते। क्योंकि जॉन जो है गुस्से में चोरी करता है और मजबूर होता है, बिल्कुल इसीलिए करता है। इसके बाद हम बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड्स है। सेम क्राइम किया जाता है जॉन और जैक के द्वारा, जजमेंट दोनों पे अलग अलग आती है क्योंकि दोनों का सोशल जो स्टेटस है वो अलग होता है। ठीक है, तो इकोज क्लास बायस कानून में भी लाउडली ये दिखता है। ड्रामेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी रियल टाइम अनफोल्ड करता है डोमेस्टिक और कोर्ट रूम सेटिंग को, और 3 एक्ट प्ले है। लैंग्वेज नेचुरल डायलॉग्स हैं, शार्प कंट्रास्ट है ड्राइंग रूम स्पीच में और कोर्ट स्पीच में। टोन सटायरिकल है, व्यंग्यात्मक है, आयरनिक है, और कोर्ट रूम सीन में आपको काफ़ी चीज़ें दिखती हैं जो कि ठीक है। स्टाइल आयरनी और सोशल कमेंट्री को यूज़ करते हैं मेलोड्रामा के बिना। सिंबल जो सिल्वर बॉक्स है वो मोरल थेफ्ट का है, क्लास डिवाइड का, लिटरल और मेटाफरिकल दोनों तरफ से। कोर्ट रूम रिप्रेजेंट करता है जो असमान जस्टिस है, फेयरनेस को दिखाने के लिए। जॉन का गुस्सा दिखाता है वर्किंग क्लास को सप्रेस्ड करने के लिए। और जैक का बच जाना क्या करता है कि प्रिविलेज और इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन किस प्रकार से यूज की जा सकती है। हिस्टोरिकल वर्सेस लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जो कॉन्टेक्स्ट एडवर्डियन ब्रिटेन, किंग एडवर्ड के टाइम का ब्रिटेन है, काफ़ी बढ़ता क्रिटिसिज्म है यहाँ पे असमानता के लिए। एलिटिसिज्म भी दिखता है जस्टिस में जो अन्याय है। गाल्सवर्दी एक ट्रेंड बैरिस्टर हैं तो रियल कोर्ट रूम एक्सपीरियंसेस को वो दिखा पाते हैं। जो लिगेसी है वो अर्ली एग्जाम्पल है कोर्ट रूम
रियलिज्म का और सोशली क्रिटिक है। कंपैरिजन प्रेडिसेसर है वर्क जस्टिस से पहले और स्ट्राइव 1909। ठीक है, जस्टिस और स्ट्राइव दोनों से पहले ये वर्क आया था। तो बात करते हैं क्रिटिक्स पर्सपेक्टिव, भाई कौन इनके बारे में क्या राय रखते हैं। वेट फॉर अ सेकेंड फ्रेंड्स। तो चलिए क्रिटिक्स के थॉट देख लेते हैं। रेमंड जो विलियम्स हैं वो कहते हैं, हाईलाइट करते हैं गाल्सवर्दी की रियलिज्म और क्लास बेस्ड मॉरल इंटरोगेशन पे। आर्नोल्ड केटल जो है वो एम्फेसाइज करते हैं हिपोक्रेसी जो कि जस्टिस सिस्टम में है, और लीगल फार्स जो डिस्कीज है यानी ऑर्डर का बेस जो बनाए हुए हैं। इसके बाद जो आर्नोल्ड केटल है वो जोर डालते हैं हिपोक्रेसी जो है जिस जस्टिस सिस्टम में। ये हो गया। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स एनालाइज करते हैं मिसेस जॉन के ह्यूमिलिएशन वर्सेस मिसेस जो बार्थविक है उनका सामाजिक आक्रोश। उसके बाद जॉन जो बैचलर है वो ड्यूअलिटी ऑफ जस्टिस, जस्टिस के दोगलेपन को नोट करते हैं और सोशल सामाजिक व्यंग करते हैं ना। तो समरी में देखिए, फर्स्ट एक्ट है थेफ्ट और डोमेस्टिक टेंशन यानी कि चोरी और घरेलू तनाव। ड्राइंग रूम है बार्थविक का, मॉर्निंग है पार्टी के बाद की। इवेंट क्या है, जैक घर आता है ड्रिंक किया हुआ, अननोइंगली एक स्टोलन पर्स और सिल्वर बॉक्स अपने घर उठा लाता है, वो उसे पता नहीं होता अनजाने में। मिसेस जो जोन्स है वो 4 वुमन यानी जो घरेलू काम को काज करती है यानी मेड है, तो इज प्रेजेंट वो वहाँ पर है और बाद में उन्हें एक्यूज बना दिया जाता है, अपराधी बना दिया जाता है। जो मिस्टर बार्थविक है वो अवॉइड करते हैं डायरेक्ट डील करना कि अपने बेटे को बचाने के लिए वो डायरेक्ट नहीं करते। और सेकंड एक्ट है अरेस्ट और लीगल पोजीशनिंग। तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, जो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है सिल्वर बॉक्स और पर्स चुराने के लिए। वो पश्चाताप करता है लेकिन फ्रस्ट्रेशन है उसके पास कि भाई जैक के साथ और उसके साथ अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों हुआ। मिस्टर बार्थविक डिनाई कर देते हैं किसी भी प्रकार के इन्वॉल्वमेंट से कि भाई वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, अदरवाइज उनकी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। थर्ड में ट्रायल और वर्डिक्ट मजिस्ट्रेट का कोर्ट रूम है। तो मिसेस जॉन जो है हस्बैंड की डिग्निटी को बचाने के लिए गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन जॉन को अपराधी घोषित कर दिया जाता है, सजा हो जाती है। जैक अछूता रहता है पहले की तरह ही, फैमिली रेपुटेशन बची रह जाती है। कोर्ट जो है मिस्टर बार्थविक के यानी दार्शनिक थॉट्स डालते हैं, वो जस्टिस विदाउट रियल चेंज, बिना किसी बदलाव के, है ना। तो ये था भाई हमारा प्ले सिल्वर बॉक्स। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो देख लेते हैं।
सिल्वर बॉक्स से कौन स्पीकर है और किस कॉन्टेक्स्ट में वो कही गई है। इट इज़ ऑलवेज पुअर हु आर पनिश्ड। तो ये जॉन कहता है कि हमेशा गरीबों को ही सज़ा मिलती है। तो जो सोशल इंजस्टिस है वो यहाँ दिखाया गया। आई सपोज आई मस्ट कीप क्वाइट फॉर द सेक ऑफ अपीयरेंस। तो मिस्टर बार्थविक कहते हैं कि दिखावे के लिए, प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मुझे चुप पर रहना पड़ेगा, है ना। माई हस्बैंड में बी पुअर बट ही इज़ नॉट अ थीफ। तो ये मिसिज जोन्स हैं कि मेरा पति गरीब हो सकता है लेकिन चोर नहीं। वट इज़ द यूज़ ऑफ बीइंग ऑनेस्ट व्हेन दे आर नॉट। तो जॉन कहता है कि ईमानदार बनने का क्या फ़ायदा जबकि वो रियल में नहीं है। हिज इज जेंटलमैन वी मस्ट नॉट ड्रैग हिम इन। मिस्टर बार्थविक कहते हैं जैक के बारे में कि वो एक सभ्य आदमी है और हमें उसे इसमें नहीं खींचना चाहिए। इट वॉज नॉट फॉर सिल्वर, इट वॉज फॉर द इंसल्ट। यह चांदी के लिए नहीं था, यह अपमान के लिए। तो ये जोन्स कहता है देर आर टू लॉज। जॉन ही कहता है ये भी कि हमारे लिए अलग कानून है, उनके लिए अलग। तो भाई ये था जॉन गाल्सवर्दी की ट्रायलॉजी सिल्वर बॉक्स और स्ट्राइक। जस्टिस मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। तो जॉन गाल्सवर्दी के अगले प्लेस के लिए जुड़े रहें सविता क्लासेस 1992। वीडियो देख के एटलीस्ट एक कमेंट तो कर दिया करिए। वैल्यूएबल फीडबैक की बहुत ज़रूरत होती है। लाइक कमेंट भी उतने ही ज़रूरी होते हैं जितना कि आपका वीडियो को देखना। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री श्याम। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू सविता क्लासेस 1992।